नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम विशेषण की अवस्थाएं और उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकारों का सविस्तार अध्ययन किया था। यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं और उसकी रचनाएं। आज हम अपने पाठ के अंतर्गत विशेषण के भेदों, विशेषण की प्रमुख अवस्थाओं, विशेषण की रचना, विशिष्ट विशेषण और विधेय विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, तो यहाँ आकाश की क्या विशेषता है कि वह नीला है, तो नीला शब्द विशेषण है। इसी प्रकार छोटी पुस्तक, पुस्तक शब्द संज्ञा है और पुस्तक शब्द संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई है कि वह छोटी है, तो छोटी शब्द भी विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मजबूत शरीर, शरीर की विशेषता है कि वह मजबूत है, तो मजबूत शब्द जो है विशेषण है। इसी प्रकार भला आदमी, आदमी जो कि संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह भला है, अतः वह विशेषण है। तो विशेषण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? विशेषण को 4 भेदों में बांटा गया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आप देखिए परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के गुण, संख्या और परिमाण ही विशेषण के प्रकार हैं। देखिए ये एक ट्रिक है, आप इस एक लाइन को याद करके विशेषण के चारों भेद याद रख सकते हैं। सर्वनाम से तात्पर्य सार्वनामिक विशेषण, गुण से तात्पर्य गुणवाचक विशेषण, संख्या से तात्पर्य संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाण से तात्पर्य परिमाणवाचक विशेषण। अब हम विशेषण की अवस्थाओं की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। विशेषण को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। तो अब हम एक एक अवस्था का उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मूलावस्था, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, वह विशेषण जहां शब्द या वाक्य अपनी मूल अवस्था में रहता है, मतलब मुख्य स्थिति में रहता है, अर्थात उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती है, वहां पर मूलावस्था विशेषण होता है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य विशेषताएं अथवा सामान्य स्थिति बताई जाती है। जैसे देखिए उदाहरण, चेतन अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर चेतन के बारे में बताया गया है कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी तुलना किसी दूसरे लड़के की अच्छाई से नहीं की गई है, अर्थात यहाँ पर चेतन की सामान्य विशेषता बताई है, अतः यह मूलावस्था है। इसी प्रकार माया सुंदर लड़की है, तो माया सुंदर लड़की है, यहाँ पर माया जो है एक सामान्य लड़की है और वो सुंदर है, किंतु उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य से नहीं की गई है, अतः ये मूलावस्था के अंतर्गत आएगी। अब हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं, जिसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उत्तरावस्था जहां पर एक की तुलना उसके गुणों के आधार पर या उसके दोषों के आधार पर किसी अन्य से की जाए, अर्थात 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की अथवा 2 संज्ञा या सर्वनामों की परस्पर तुलना की जाए, वहां पर उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था के अंत में क्या आएगा? शब्द के अंत में तर शब्द का प्रयोग होता है। देखिए संस्कृत में तरप प्रत्यय जो है वह यही है। संस्कृत में तरप प्रत्यय के अंतर्गत अंतिम जो प होता है उस प का लोप होता है और शेष रहता है तर, और वह 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं की तुलना के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है, और ये उत्तरावस्था भी वही है। और इंग्लिश की कंपैरेटिव डिग्री भी यही है, इसमें भी 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। इंग्लिश में किसी भी वर्ड के पीछे ER लगा दिया जाता है या उसके आगे मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत
परस्पर तुलना की जाती है और हिंदी में भी यही होता है। देखिए, कोई उच्च की जगह यहाँ पर जो उत्तरावस्था में उच्चतर लगा दिया और मूल अवस्था में क्या था, उच्च था। इसी प्रकार निम्नतर है, मूलावस्था में जो निम्न होगा वही उत्तरावस्था में निम्नतर। इसी प्रकार अधिक और अधिकतर, महत्व और महत्तर, सुंदर सुंदरतर। जैसे कि माया सुंदर लड़की है, वो तो थी मूलावस्था, और यहाँ क्या हो जाएगा, माया सुंदरतर है, किसी की तुलना करते हुए माया। इसी प्रकार निकटतर है, मधुतर है और कटुतर है। किंतु उपयुक्त विशेषण जो है इसकी उत्तरावस्था के रूप संस्कृतनिष्ठ हिंदी में प्रचलित है। जब हम व्यावहारिक हिंदी की बात करते हैं तो व्यावहारिक हिंदी में से बढ़कर, से कम, कुछ कम, से भी कम या से भी अधिक जैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे हमने माया राधा से सुंदर है या कुसुम राधा से सुंदर है, तो दो लड़कियां हैं, एक तो कुसुम है और एक राधा है। दोनों की सुंदरता की तुलना हुई है और दोनों में से एक में से लगाकर तुलना है। इसी प्रकार सोहन मोहन की अपेक्षा होशियार है। यहाँ सोहन और मोहन दोनों की होशियारी की तुलना हुई है और की अपेक्षा यानी व्यावहारिक हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आस्था नेहा के मुकाबले कमजोर है। यहाँ दो लड़कियों की कमजोरी की तुलना है, तो आस्था जो है वो ज्यादा कमजोर है, किसके तुलना में, किसके मुकाबले में, नेहा की। इसी प्रकार राम मोहन से श्रेष्ठतर है। यहाँ राम और मोहन दोनों के बीच में तुलना हुई है और श्रेष्ठतर शब्द का प्रयोग किया है और तर शब्द जो अंत में लगता है वहां उत्तरावस्था होती है। इसी प्रकार हम उत्तमावस्था की बात करते हैं। उत्तमावस्था को इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जहां एक की तुलना अन्य सभी से की जाए अर्थात एक ही सुपर हो, वहां उत्तमावस्था विशेषण होता है। शब्द के अंत में तम शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, संस्कृत का जो तमप प्रत्यय है वो उत्तमावस्था में ही लगता है, अर्थात तमप प्रत्यय में पै का लोप हो जाता है और शब्द के अंत में यही तम लगता है, अर्थात जिसमें दो से अधिक संज्ञाओं की, सर्वनामों की या सामान्य शब्दों में गए दो से अधिक व्यक्तियों की, वस्तुओं की परस्पर तुलना करते हुए किसी एक को या तो सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बतलाया जाए, वही उत्तमावस्था है, वही सुपरलेटिव डिग्री है। इंग्लिश में जब हम सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करते हैं तो किसी भी वर्ड के पीछे EST लगा देते हैं अथवा वर्ड के आगे मोस्ट शब्द का प्रयोग करते हुए सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं और हिंदी में हम पीछे तम लगाते हुए उच्चतम, निम्नतम, अधिकतम, कटुतम, सुंदरतम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे उच्च शब्द है, मूलावस्था में तो वो रहेगा उच्च, जैसे ही उत्तरावस्था आई वह हो गया उच्चतर और जैसे ही उत्तमावस्था आएगी वह बन जाएगा उच्चतम। जैसे ही हम किसी चीज को निम्न कहेंगे वह मूलावस्था है, निम्नतर कहेंगे वह उत्तरावस्था होगी और निम्नतम कहेंगे तो वह उत्तमावस्था होगी। मैंने जब कहा कि कोई फल कटु है, कटु यानी कड़वा है, तो जब मैंने कहा कि फल कटु है तो ये कटु शब्द जो है ये मूलावस्था में है। लेकिन मैंने जब कहा कि बेर जो है, बेर अंगूर से कटुतर है, अर्थात वह उससे बेर जो है वो अंगूर से कड़वा है। लेकिन जब मैंने कहा कि बेर जो है वो सभी फलों में कटुतम है या बेर कटुतम फल है, तो यहाँ पर बेर जो है कटुतम आते ही सभी फलों में सबसे कड़वा है। यह सिर्फ उदाहरण के लिए कह रही हूँ, बेर मीठा होता है सभी को पता है, किंतु यहाँ पर मात्र उदाहरण समझने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि राधा सुंदर है, जब मैंने कहा कि राधा सुंदर है तो ये मूलावस्था, लेकिन मैंने कहा कि राधा जो है वो कमला से सुंदरतर है, राधा कमला से सुंदरतर है। यहाँ पर राधा और कमला की तुलना हुई है अर्थात तो सुंदरतर शब्द लगा है, ये उत्तरावस्था है। और जब मैंने कहा
कि राधा जो है पूरी नगरी में सुंदरतम है, अर्थात राधा जो है उसके समान पूरे नगर में कोई भी नहीं है, अर्थात सबसे सुंदर है, अर्थात उत्तमावस्था है। तो आप इन तीनों का अंतर समझ गए होंगे। जब मैंने कहा निकट यानी मूलावस्था, जब कहा निकटतर उत्तरावस्था, और जब कहा निकटतम तो यह है उत्तमावस्था। अब हम विशेषण की उत्तमावस्था को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि जब हम तम लगाते हैं वह तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी में प्रचलित है, किंतु जब हम व्यावहारिक हिंदी की बात करें तो हम कभी कभी हम ये बोलते हैं कि सबसे अधिक सुंदर है, या सब में अधिक, या सबसे कम, इस प्रकार के शब्दों को हम प्रचलित करते हैं या प्रचलन में लेते हैं। उदाहरण देखिए, गीता सबसे चालाक है, तो सब में चालाक कौन है? गीता। इसके बाद देखिए कि कविता सब में होशियार है, तो जैसे कि कक्षा के सारे बच्चे हैं उनमें सब में जो कविता है वह सबसे होशियार है। तो यहाँ पर हमने व्यावहारिक हिंदी में इसका प्रयोग देखा। अब हम विशेषण की रचना की बात करते हैं। तो जो विशेषण की रचना है, कुछ शब्द जो है वो मूल रूप से तो विशेषण ही होते हैं, किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर ये बनाए जाते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, देखिए सामान्य रूप में संज्ञा क्या है? संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा है। अब संज्ञा से विशेषण कैसा बनेगा कि संज्ञा में कोई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह विशेषण बन जाएगा। जैसे कि दया शब्द है भाव, तो दया के अंदर अपन ने प्रत्यय लगा दिया और दयालु शब्द बन गया, तो ये क्या बन गया? विशेषण। इसी प्रकार स्वर्ण है, स्वर्ण में हमने प्रत्यय जोड़कर इसे स्वर्णिम कर दिया, तो ये क्या बन गया? विशेषण। जैसे पुष्प से बना पुष्पित, उसी प्रकार समाज शब्द है, समाज से विशेषण क्या बनेगा? सामाजिक। इसी प्रकार प्यार है, प्यार से प्यारा। इसी प्रकार धन शब्द है, धन से विशेषण बनेगा धनी। इसी प्रकार गर्भ में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गर्वीला, जो कि विशेषण है। इसी प्रकार विष शब्द है, विष से विषैला। इसी प्रकार चमक है, चमक से बनेगा चमकीला। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा से विशेषण के कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे रंग शब्द है, रंग में प्रत्यय जोड़कर क्या बना? रंगीन, जो कि विशेषण शब्द है। चाचा से बना चचेरा, राष्ट्र से राष्ट्रीय। तो हमने देखा कि संज्ञा के अंतर्गत कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो वे विशेषण बन जाते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है, उनमें भी हम प्रत्यय जोड़ के उसके विशेषण बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं शब्द है, मैं का बनेगा मेरा, तुम, तुमसे तुम्हारा। इसी प्रकार वह शब्द है, वह से बनेगा वैसा। इसी प्रकार यह शब्द है, यह से बनेगा ऐसा। इसी प्रकार देखिए कौन है, कौन से कैसा। और आप है, आप सर्वनाम शब्द से आपसा विशेषण बनेगा। जो है, जो से बनेगा जैसा। तो हमने देखा सर्वनाम शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है। अब हम अव्यय से विशेषण, तो अव्यय क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। अव्यय, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, अव्यय यानी कि जिसे हम खर्च ना कर सके, अर्थात जो शब्द जो है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलेंगे, हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे, जिनका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें हम अव्यय शब्द भी कहते हैं और अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि हमने लगा अचानक, तो अचानक को हम किसी भी लिंग में लगाओ, आप स्त्रीलिंग के लिए लगाओ चाहे पुल्लिंग के लिए लगाओ, अचानक शब्द हमेशा अपने अचानक रूप में ही रहेगा। जैसे कि पास है या पीछे है या कल है, ये शब्द आप किसी भी लिंग में लगाइए, किसी भी वचन में लगाइए, किसी भी कारक या काल के साथ प्रयुक्त कीजिए, इनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, अर्थात ये अव्यय शब्द है। अब हमने अव्यय शब्द क्या है वो देखा। अब उसमें किस प्रकार प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बना सकते हैं, देखिए जैसे शहर शब्द है, शहर में बड़ी ही प्रत्यय के रूप में हमने जोड़ा तो विशेषण बना शहरी।
इसी प्रकार पीछे शब्द है, पीछे से विशेषण बना पिछला। इसी प्रकार आगे से क्या बनेगा, अगला। ऊपर शब्द है, ऊपर में विशेषण प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनेगा ऊपरी। बाहर से बाहरी। इसी प्रकार नीचे शब्द है, जो अव्यय शब्द है, इस अव्यय शब्द से बनेगा निचला। इसी प्रकार देखिए भीतर से बना भीतरी। तो आपने देखा कि अव्यय शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम क्रिया से विशेषण बनाना सीखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना भी क्रिया है। तो क्रिया से कैसे विशेषण बनेंगे? क्रिया में भी कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो विशेषण बन जाते हैं। जैसे पूजन, पूजन में हमने प्रत्यय जोड़ा और विशेषण क्या बना, पूजनीय। जैसे लूट, लूट से बनेगा लुटेरा। झगड़ा, झगड़ा से बनेगा झगड़ालू। भागना से भगोड़ा। इसी प्रकार देखिए पढ़ना शब्द है, पढ़ना से विशेषण बना पढ़ाकू। जैसे रचना शब्द है, रचना से बना रचित। और घूमना से क्या बनेगा, घुमक्कर। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया, इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ देने से विशेषणों की रचना होती है। तो अब हम विशेष्य विशेषण की बात करते हैं कि विशेष्य विशेषण क्या होता है। तो वह विशेषण जहां विशेषण विशेष्य से पहले आता है वहां क्या होगा, विशेष्य विशेषण होता है। देखिए इसे उदाहरण से देखिए। जैसे पतला आदमी सो रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, पतला आदमी सो रहा है। यहाँ पर संज्ञा क्या है, आदमी। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, पतला। तो ये पतला जो है विशेषण है और विशेष्य क्या है, वह है आदमी। तो एक शब्द तो विशेषता बताता है, वो तो हुआ विशेषण, और दूसरा किसकी विशेषता बताता है, वो है विशेष्य। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विशेषण पहले आया है, पतला पहले आया है, और विशेष्य यानी कि आदमी वह बाद में आया है। तो जब ऐसा हो वाक्य में पहले आए विशेषण और उसके बाद में क्या है, विशेष्य, तो उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर पतला शब्द। उसी प्रकार आलसी लड़का सो रहा है। तो लड़के की क्या विशेषता है कि वो आलसी है। तो आलसी तो क्या हुआ, विशेषण। और विशेष्य क्या हुआ कि आलसी कौन है, लड़का है। तो यहाँ पर देखिए आपके विशेषण आलसी जो है वो विशेष्य लड़के के पहले आ रहा है, अतः ये क्या है, विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण, जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता है वहाँ विधेय विशेषण होता है। उदाहरण देखिए इसका, लड़का सुंदर है। यहाँ पर सुंदर शब्द देखिए, लड़का तो है संज्ञा और लड़के की विशेषता क्या है, सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण। और सुंदर कौन है, लड़का है। तो लड़का क्या हुआ, विशेष्य। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सुंदर शब्द जो कि विशेषण है वह विशेष्य के बाद आया है, अतः यहाँ पर विधेय विशेषण है। इसी प्रकार राधा आलसी है। राधा कौन है, संज्ञा है, और राधा की विशेषता क्या है, वो आलसी है। तो आलसी शब्द क्या हुआ, विशेषण, और राधा क्या हुआ, विशेष्य। तो राधा के जो विशेष्य है उसके बाद में आलसी शब्द विशेषण आया है, अतः यह विधेय विशेषण होगा। इसी प्रकार आम मीठा है। आम जो कि संज्ञा है उसकी विशेषता क्या है कि वो मीठा है, और मीठा किसकी विशेषता है, आम की। तो आम क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो आम जो है मीठा है, अर्थात विशेषण जो है वह विशेष्य के बाद आया है, अतः यहाँ पर विधेय विशेषण होगा। अब हम दोहरान की ओर चलते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आइए छोटे रूप में देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसके बाद हमने विशेषण की रचना पढ़ी कि किस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय तथा क्रिया के अंदर प्रत्यय जोड़कर हम विशेषणों की रचना कर सकते हैं। इसके बाद हमने विधेय विशेषण पढ़ा कि जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता हो वहाँ विधेय विशेषण होता है।
इसके बाद हमने विशेष्य विशेषण पढ़ा कि जहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आता हो वहाँ विशेष्य विशेषण होता है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।